हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। हम एंशियंट हिस्ट्री के का ऑलमोस्ट 70 to 75% सिलेबस कवर कर चुके हैं। बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और तब भी मैंने बताया था कि पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफ़ी सारे किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था। तो हम किसी एक किंगडम के नाम से इस कॉन्टिनेंट को नाम नहीं रख सकते, उस पीरियड का नाम नहीं रख सकते, इसलिए हम बोल देते हैं पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप जब गुप्ता आएंगे तो गुप्ता काफ़ी हद तक आप देखोगे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करा देंगे नॉर्थ इंडिया की। तो ये लोग आए कैसे? हमने देखा मौर्याज का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट में हमने देखा कि इंडो ग्रीक्स आए, पार्थियंस आए, शाकाज आए, कुशान्स आए। उसी टाइम पे साउथ इंडिया में आप देखोगे चोल चेर पांड्या आए, और नॉर्थ में कानवाज और शुंगास के बाद कानवाज आए। सेंट्रल इंडिया में उसी टाइम पे सातवाहनास भी थे। बट आप देखो कि धीरे धीरे करके कुशान्स हो गए या फिर सातवाहनास हो गए, इनमें भी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, छोटे छोटे राज्य में टूट जाएंगे। तो जो न्यू रूलिंग फैमिलीज होंगी उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल निकल के आएंगी गुप्तास, जो कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कराएंगी ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस टाइम को सेकेंड ग्लोरियस एपॉक भी बोलते हैं। फर्स्ट ग्लोरियस एपॉक कौन है? मौर्य। सेकेंड वाले हैं अपने गुप्तास। अच्छा, सेकेंड ग्लोरियस एपॉक क्यों बोलते हैं? ग्लोरियस क्या है? तो ग्लोरियस इसके अंदर है मेटलर्जी। आयरन पिलर जो कि अभी दिल्ली में है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? गुप्ताज ने। तो मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा एडवांस थे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की इन्वेंशन करी, डेसिमल सिस्टम, साइन कॉस की इन्वेंशन करी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे। वो कब के टाइम के? गुप्ताज के टाइम पे है। अगर आप और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट राइटिंग्स देखो, वराहमीर जो विच इज़ अनदर मैथमेटिशियन, वो एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, वो किस टाइम के हैं? तो गुप्ताज के टाइम पे। तो आप देख सकते हो ग्लोरियस है काफ़ी। साइंस एंड टेक में भी एडवांसमेंट होगी इन्हीं के टाइम पे। उसके बाद क्योंकि इस टाइम पे इतना ही ग्लोरियस है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डन एज, और बोलते हैं क्लासिक एज। अगर मैं इनके एक्सटेंट की बात करूँ कि कहाँ से कहाँ तक था इनका किंगडम, तो नॉर्थ में था, सेंट्रल इंडिया में था, और काफ़ी हद तक ये साउथ में भी चले गए थे, कांचीपुरम तक, विच इज़ इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। इसी टाइम पे आप प्लीज़ यहाँ पे रखना कि यहाँ पे जो एम्पायर था वो था वकाटक का। ठीक है, वकाटक एम्पायर था। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी भी रहेगी, और यहाँ पे हमने देखा था लास्ट क्लास में कालभरास थे, क्योंकि ये कौन से टाइम की बात है? लगभग हम 300 AD तक पहुंच चुके हैं, और इस टाइम पे चोल चेर पांड्या चले जाएंगे, क्योंकि कालभराज आ जाएंगे, है ना, जिसको हम डार्क एज या फिर इविल किंग्स भी कहते हैं। अगर किसी को देखना हो कालभराज के बारे में तो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया है, वहाँ जाके वो वीडियो दोबारा देख सकते हो। सोर्सेज क्या है? तो ट्रैवलॉग्स, बहुत सारे ट्रैवल लॉग्स लिखे गए। अपने ट्रैवल, जब वो इंडिया आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, तो उन्होंने जब वापस गए तो इंडिया की सोसाइटी, पॉलिटिक के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें लिखी। जैसे फाहियान आए थे, ये चाइना से आए थे, और इनकी बुक है फोकोकी क्या है? इनके वेस्टर्न ट्रैवल के बारे में है। तो क्योंकि ये कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, और चाइना इंडिया के वेस्ट में पड़ता है लगभग, तो उन्होंने फोकोकी नाम की, मतलब हमें अपने वेस्टर्न एक्सपीरियंसेस के नाम से एक बुक लिखी। ह्यूनसांग जो थे एक्चुअल में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला में, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसके बारे में लिखी। ऐसा भी कहा जाता है कि तक्षशिला में एंट्री के लिए गेट पर ही एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता था। तो आप देख सकते हो उस टाइम पे जो गेट कीपर और एंट्रेंस टेस्ट ले कौन रहा था? गेट कीपर्स। तो वहाँ पे जो गेट पे दरवाजे पे खड़े थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता था, जो कि लेते थे वहाँ के गेट कीपर्स। और कहाँ से पता चलता है? तो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। कई सारी कॉपर की प्लेट्स की इंस्क्रिप्शन है, स्टोन पे भी इंस्क्रिप्शन है, क्ले और सील्स पे भी है, क्ले कॉइन से पता चलता है, और भी बहुत सारी लिटरेचर है, जैसे आर्यभट्टा ने लिखे, आर्यभट्टियम। इसी तरह से फाउंडर की बात करूँ तो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर। और भी बताना चाहूँ तो फाउंडर ये सॉवरन फाउंडर नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। सॉवरन क्यों नहीं थे? क्योंकि ये एक्चुअल में देखो तो फ्यूडल लॉर्ड थे। फ्यूडल लॉर्ड मतलब कुशान्स जो थे ना, उन्होंने इनको एक टेरिटरी दी थी कि भाई आप इस पर रूल कर लो। फ्यूडल सिस्टम था, आप इस पर रूल कर लो, और इसके बदले में आप हमें रेगुलरली फीस देते रहना, कुछ ग्रांट, कुछ देते रहना, जैसे फीस कुछ पैसों के फॉर्म में, या मे बी कैश काइंड की फॉर्म में ये लोग उनको कुछ देते होंगे। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, सॉवरन नहीं थे, कुछ डिसीजन खुद से नहीं ले सकते थे। कुशान्स जो डिसाइड करते थे वही ये फॉलो करते थे। इनके बाद इनके सन आए घटोत्कच, जो इन्होंने अपने आप को महाराज का टाइटल दिया। देखो मैं इसको बहुत
अच्छे से डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हैं रूलर्स के बारे में, क्योंकि इनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बाद आप देखोगे चंद्रगुप्त वॉज द मेजर फाउंडर, ठीक है। इन्होंने अपने आप को कुषाण से आज़ाद किया और मिलिट्री एनेक्सेशन करी, देख सकते हो आप, मिलिट्री एनेक्सेशन मतलब लड़ाइयाँ करी, और मॉडर्न डे बिहार, यूपी और बंगाल को अपने एरिया में लेकर आए। इसके बाद आप देखो कुमार देवी के साथ इन्होंने मैरिज करी, तो मैट्रिमोनियल अलायंस करी लिच्छवी प्रिंसेस के साथ, ठीक है। इसके बाद आप कॉइन्स के बारे में देखो, एक स्ट्राइकिंग अनयूजुअल फीचर इनके बारे में ये है कि इन्होंने अपने कॉइन पे अपनी फ़ोटो के साथ रानी की भी फ़ोटो लगवाई है। तो अपनी फ़ोटो के साथ रानी की फ़ोटो लगाने वाला ऐसा पहला किंग कौन है, तो वह है चंद्रगुप्त वन। एक तरफ पे तो ये ऐसे फोटो लगाते थे और दूसरी तरफ पे ये लोग फीमेल डीटीज़ की फ़ोटो लगवाते थे। फीमेल डीटीज़ जैसे कि लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, इन सब की फ़ोटोज़ दूसरी तरफ पे रहती थी। इसके बाद समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। आप देखो यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री तो पूछी जाती है, बीपीएससी में तो काफ़ी पूछी जाती है। तो अगर कोई मेजर रूलर है तो वो रहेगा समुद्रगुप्त, अगर गुप्ता डायनेस्टी की मैं बात करूँ तो। आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी इनकी शौक था, तो इन्होंने अपने आप को कविराज भी बोला, अपने आप को ये टाइटल दिया कविराज का। दूसरा टाइटल अपरिहर्त भी है। एम्पायर की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेंशन की बात करूँ कि कहाँ कहाँ तक एक्सपैंड किया, तो हिमालय से लेकर साउथ में बोलूँ तो कृष्णा गोदावरी रिवर तक, अफगानिस्तान से वेस्ट से ब्रह्मपुत्र ईस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ इन समुद्रगुप्त टाइम। तो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँ तो V.A. स्मिथ, ये एक यूरोपियन हिस्टोरियन है। ये इन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का नाम दिया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया ना अपने किंगडम का, तो इसलिए इन्होंने नाम दिया है इंडियन नेपोलियन का। उसके बाद वीर सेन जो कि इनके कमांडर थे, जब ये साउथ इंडिया गए ना, तो उनसे लड़ाई करने के बजाय इन्होंने कंसिलिएशन किया, मतलब ना आपका बुरा हो ना हमारा बुरा हो, तो बैठ के डिप्लोमेटिक टॉक्स करी कि देखो आप भी मत अटैक करना, हम भी नहीं करेंगे। तो किसी तरह इस तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने साउथ की तरफ से एटलीस्ट इन्वेजन को कंट्रोल किया। इसके बाद चाइनीज सोर्सेज से पता चलता है कि श्रीलंका के एक रूलर आए थे मेघवर्मन जब इंडिया इस तरफ पे आए, बोधगया गए, और उन्होंने समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट करी थी कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल बनवा सकते हैं क्या वहाँ पे। तो समुद्रगुप्त ने लैंड की ग्रांट भी दी और उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ताकि वो वहाँ पे एक बोधगया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करा पाए। तो इसलिए बोला जाता है कि समुद्रगुप्त वॉज वेरी टॉलरेंट एंड ऑल्सो एकोमोडेटिव, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि गोल्ड के कॉइन्स पे इन्होंने इस तरह से दिखाया कि जैसे ही इज द किलर ऑफ लॉयन, ऑल्सो रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध, ऑल्सो इन्होंने अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है। यही नहीं, इन्होंने अपनी कॉइन के ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ अपनी मूर्ति लगवाई है। तो ये मे बी ये बताना चाहते हैं कि ही इज हिमसेल्फ द विष्णु। अब आप देख सकते हो कि जब कोई राजा अपने आप को गॉड बोलता है तो वो क्या फॉलो कर रहा है, ही इज फॉलोइंग द डिवाइन, क्या हो रहा है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप को फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है अरे मैं ही तो भगवान हूँ। प्रयाग प्रशस्ति में ये एक इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन है। इसी के नीचे इनके कोर्ट पोएट हरि सेन ने इनके बारे में लिखा है। अच्छा, लिखा क्या है, तो इन्होंने ये हरि सेन ने इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि ये साउथ तक गए थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करी है, साउथ में 12 किंग से लड़ाई करी, और फिर ये तमिलनाडु के जो अभी कांची है, प्रेजेंट डे कांची है, वहाँ तक पहुँच गए थे। तो इन्होंने पल्लवास के साथ की गई लड़ाई के बारे में भी बताया है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में। तो ये तो सोर्स हो गया कि हमें कहाँ से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। इन्होंने ऑब्वियसली टॉलरेंट थे, एकोमोडेटिव थे, तो इन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर को भी एकोमोडेट किया जिनका नाम है वासुबंध। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं वो आते हैं रामगुप्त। यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने क्योंकि बहुत छोटा टाइम पीरियड था। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। सॉरी, चंद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है, एक संस्कृत प्ले है, वेरी फेमस प्ले विशाख दत्त का, देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम में एक्चुअल में इनके एक एल्डर ब्रदर जो कि इससे पहले राजा थे, रामगुप्त के बारे में ये लिखा गया है कि रामगुप्त के ऊपर शाकाज ने अटैक किया था, ठीक है, और शाकाज जीत गए थे। जब शाकाज जीत गए तो शाका का एक किंग था रुद्र सिम्हा,
अरे यार, RUDRA, रुद्र सिम्हा। रुद्र सिम्हा जो थे, जो कि शाकाज के किंग थे, उन्होंने इनके रामगुप्त को एक बात बोला कि देखो, हम आपको राज्य आपका वापस कर देंगे, जीते तो हैं शाकाज, रुद्र सिम्हा जीता है, पर हम आपको वापस कर देंगे आपका किंगडम, बट आपको अपनी वाइफ को हमें देना होगा। तो इससे काफ़ी रामगुप्त ने अपना राज्य वापस लेने के लिए वाइफ को अपनी दे दिया, और चंद्रगुप्त टू उनसे इतना दुखी हो जाएंगे और इतना गुस्सा होंगे कि वो अपने भाई को, एल्डर ब्रदर रामगुप्त को ही मार देंगे। अपनी जो भाभी रही होंगी उस टाइम पे, उनको वापस लेकर आएंगे, छुड़ाएंगे शाकाज से। इसीलिए आप देखोगे इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बैटल बोलते हैं वेस्टर्न शाकाज के साथ हुई। इसके बाद आप देखो इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी किया। अच्छा, ये स्टोरी देवी चंद्रगुप्त में लिखी है, जो कि लिखा है विशाख दत्त ने। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये बुक इंपॉर्टेंट है, और स्टोरी तो मैंने इसलिए बता दी ताकि आपको याद रहे। इन्होंने मैरी किया मैट्रिमोनियल अलायंस नाग प्रिंसेस के साथ, ठीक है। नागा की प्रिंसेस हैं कुबेरंगा, नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट ये याद जरूर रखना कि चंद्रगुप्त टू जो है वो भी बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंस फॉलो करेंगे, और ये खुद ही नहीं करेंगे, अपनी बेटी प्रभावती, उनकी शादी भी करेंगे बकाटा के प्रिंस। मैंने बताया था ना, गुप्ता के नीचे बकाटा डायनेस्टी थी, तो रुद्रसेन टू, प्रभावती रुद्रसेन टू से शादी कर लेगी। हालांकि बाद में रुद्रसेन टू की मृत्यु के बाद प्रभावती के पास में बकाटक का सारा कंट्रोल आ जाएगा, बकाटक पे वो रूल करने लग जाएंगी। बट आप बोल सकते हो कई कई जगह पे इस तरह से दिखा है कि प्रभावती जो थी वो एक्चुअली में सारी बात तो गुप्ता की मानती थी, तो कहीं ना कहीं बकाटक के डायनेस्टी पे रूल तो चाहे प्रभावती खुद कर रही थी, बट उस पर इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त टू का रहा। उसके बाद आप देखो पता कैसे चलता है, एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग कॉल्ड चंद्रा ग्लोरिफाइड। इन्होंने चंद्र नाम के किंग पे को भी एक्सप्लॉइट किया, और उसके बारे में आयरन पिलर की इंस्क्रिप्शन पे, जो कि कुतुब मीनार में है इस वक्त, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आयरन पिलर की इंस्क्रिप्शन पे हमें किसके बारे में पता चलता है, किंग चंद्रा के बारे में। जो चाइनीज पिलग्रिम थे फानियान, जिनकी बुक के बारे में हमने बात करी, वो बुक जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो इनकी कोर्ट में नवरत्न का कॉन्सेप्ट था। नवरत्न मतलब 9 जेम्स। तो नवरत्न में 9 रत्न थे, 9 लोग थे जो कि जेम्स की तरह थे इनके लिए। सबसे पहले थे कालिदास, जो कि प्ले राइटर थे, कालिदास के बारे में तो हमें पता ही है। घाटकारपर, जो कि स्कल्पचर थे, आर्किटेक्चर थे। धन्वंतरी, जो कि फिजिशियन थे, फादर ऑफ आयुर्वेदा इनको कहा जाता है, प्लीज इसको याद कर लेना। शंकु, ही वॉज एन आर्किटेक्ट हु रोट शिल्प शास्त्र। कहापनक, he was an astrologer who wrote ज्योतिष शास्त्र। वरारुचि, he was a grammarian who wrote प्राकृत की ग्रामर लिखने वाले थे। वेटर भट्ट, who is a magician, इनको मंत्र शास्त्र के बारे में इन्होंने लिखा। अमर सिम्हा, he is a lexicographer who wrote नमलिंग नु शासनम। ये एक्चुअली वोकैबुलरी है, लेक्सिकोग्राफी इज लाइक राइटिंग अ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी किसकी है, संस्कृत की है, जिसमें इन्होंने 10,000 वर्ड्स लिखे हैं तीन खंडों में डिवाइड करके। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है वराहमिहिर, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन भी है। ये लिखेंगे पंच सिद्धांतिक और बृहद संहिता। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद कर लेना। इसके अंदर वराहमिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, और धन्वंतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत ग्रामर किसने लिखी, तो वरारुचि ने लिखी। देखो देखा जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ तो ये है। बाकी पढ़ जरूर लेना, पेपर में आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे तो क्लिक पक्का करेगा। इसके बाद जो दूसरे रूलर आए, ओके, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी समुद्रगुप्त के बारे में ही। तो हमने बात करी थी ना कि कैपिटल चंद्रगुप्त के टाइम से ही पाटलिपुत्र थी, तो ये सेकंड कैपिटल भी लेकर आएंगे। तो इनके टाइम पे 2 कैपिटल रहेगी, एक तो पाटलिपुत्र में ही रहेगी और दूसरी उज्जैन में रहेगी, ठीक है। और एक और चीज जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चंद्रगुप्त टू जो है ये अपने आप को टाइटल देंगे विक्रमादित्य का, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही। बाकी हम आर्ट एंड कल्चर में भी एक बार इसको दोबारा से रिविजिट करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि कुमारगुप्त जब आए तो इनके टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट इन्होंने एक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी, तो थी कुमारगुप्त ने। इसके बाद इन्हीं के टाइम पे अटैक होगा हुन्स का। हुन्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो
हुनाज एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में होंगे, यहाँ से आएंगे और अटैक करेंगे इनके एम्पायर पे। इसके बाद हुन के बाद में हुन से अटैक बचाएगा स्कंदगुप्त जो कि इनका बेटा है। इनके बाद इनका बेटा आएगा और हुनाज दोबारा से अटैक करेंगे, बट इस बार वो हार जाएगा, एम्पायर हार जाएगा। और देखोगे आप इसके बाद एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये लास्ट ग्रेट रूलर है गुप्ता एम्पायर की। इसके बाद एम्पायर का डाउनफॉल ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। इनके बारे में आपको जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभी प्रेजेंट गुजरात में है, जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया। सुदर्शन लेक को रेनोवेट करने के लिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कई सारे लोग पढ़े हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। याद है पुष्यमित्र शुंग, जो बाद में खुद की एम्पायर खड़ा कर देंगे। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने ये सुदर्शन लेक बनवाई थी। उसके बाद हमने देखा था एक शाका रूलर था, रुद्र दमन। इन्होंने, ये शाका रूलर है, इन्होंने भी इसका रिपेयर वर्क करवाया था। इसके बाद आए अग्निमित्र ने भी फिर से इसको रिपेयर करवाया। ये कौन है? अग्निमित्र शुंगा डायनेस्टी के ही राजा हैं, है ना। और लास्ट जो रिपेयर जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन में लिखा है किसने करवाया था, तो वो था स्कंदगुप्त ने। प्लीज ये याद करना, ऑर्डर इस तरह से याद कर लेना। हो सकता है कभी पूछा जाए कि जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन या फिर सुदर्शन लेक को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया या किसने रिपेयर किया, तो इन लोगों के बारे में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो गुप्ता के टाइम पे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करोगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसी है? डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब एक ऊपर किंग होगा और उसके नीचे आप देखोगे कई सारे, वो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देगा, कोई पावर किसी को। तो ये अपने जो गुप्ता का जो एम्पायर है, अगर मैं मेन पावर की बात करूँ तो गुप्ता अपने एम्पायर को कई सारे प्रोविंसेस जिनको ये क्या कहेगा? भुक्ति में डिवाइड कर देगा। और इन प्रोविंसेस पे राज कौन करेगा? उपारिक। इसके बाद इन प्रोविंसेस के अंदर होंगे कई सारे विषय मतलब प्रोविंस के डिवीजन, जिनको हेड करेगा विषयपति। ठीक है, इनके नीचे कौन होंगे? कई सारे छोटे छोटे विषय, जिनको हेड कौन करेगा? विषयपति। इसके बाद आप देखोगे और छोटे छोटे डिवाइड करते क्या बन जाएंगे? विधि क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विधि पे कौन राज करेगा? तो नगर श्रेष्ठ। कौन करेगा? नगर श्रेष्ठ। और अगर विलेज की बात हो, विधि पे तो नगर श्रेष्ठ करेगा, और विलेज पे कौन करेगा? ग्रामिक। तो मतलब विधि इज समवॉट लाइक अर्बन सेंटर एंड विलेज ग्राम है, विलेजेस हैं, तो इन पे कौन राज करेगा? ग्रामिक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो उतनी इलाबोरेट तो नहीं होगी जितनी मॉडर्न्स में है, बट स्टिल अगर हम इनके ऑफिस की बात करें तो क्योंकि इनका किंग जो है वो भी हेरिडेटरी है, तो ऑफिस भी मेजरली इनके आप देखोगे हेरिडेटरी ही थे। जैसे महादंड नायक, देखो कुछ ऑफिस के बारे में उन्होंने लिखा है, सारे नहीं लिखा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ महान्यायाधीश, तो ये टर्म आज भी यूज होती है, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश जज, और महान्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस। तो इसलिए वो ऐसी चीजें स्किप कर सकते हैं हम, क्योंकि हम इसको खुद से भी समझ सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है महादंड नायक। दंड कौन देगा? तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऑफिस को हम बोलते हैं महादंड नायक। इस टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। अब जैसे महाप्रतिहार क्या है? चीफ ऑफ गार्ड्स। उसके बाद दूतक्ष। तो दूतक्ष क्या करते हैं? एक दूसरे का मैसेज लेके जाते हैं, एक दूसरे का गिफ्ट लेके जाएंगे, ग्रांट्स लेके जाएंगे। संधि विग्रहरिका, तो ये क्या करेंगे? संधि विग्रह करेंगे, पीस और वॉर के बारे का मिनिस्टर होंगे। पिलुपति या फिर महापिलुपति बोल सकते हो, तो क्या है? एलिफेंट्स के हेड है। अश्वपति, अश्व मतलब घोड़े। नरपति, नर मतलब फुट सोल्जर्स। और रानभंद्रगरिका, तो ही स्टोर्स ऑफ इंचार्ज। एंड ऐसे ही आप देखो पत्रधिकारी, तो ये कौन है? आपके रिकॉर्ड्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। इसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन की और बात करें तो लैंड रेवेन्यू और फाइन्स से कलेक्ट होने वाला पैसा ही इनके स्टेट के इनकम का मेजर पार्ट बनता है। पुस्तपाल ये रिकॉर्ड रखता है इन सब के बारे में कि लैंड किसकी है, कैसे जाएगी और ये सब। तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड रखेगा तभी तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। लैंड रेवेन्यू को दो नाम से बोला गया है, एक है उद्रंग और एक है भाग। तो उद्रंग को बेसिकली बोलते हैं कि
अपने 1/6 जो प्रोड्यूस करते थे ना, इसका बस 1/6 या फिर कैश में और या फिर काइंड में किंग को देना होता था। इरिगेशन टैक्स के बारे में भी बात है, जिसको बेदक भोग कहते हैं। इरिगेशन टैक्स भी लग रहा है, तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू टैक्स ये सब जो है यही स्टेट के इनकम का पार्ट बनेगा। उपाधिकार एक्चुअली क्लॉथ या फिर ऑयल और इन सब चीज़ों पे लवाई करते थे। कब? जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता था, जैसे आज का IGST बोल दो, होता है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो GST जो देना होता है, तो उसी को ये लोग ऊपरी कर बोलते हैं। उसके बाद सुलक इज कॉमर्शियल टैक्स, जो कि ट्रेडर्स पे करेंगे, है ना। उसके बाद विष्ठी क्या है? फोर्स्ड लेबर। किंग को राइट था फोर्स्ड लेबर का, तो विष्ठी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, पेपर में आई भी है। तो अब पेपर में विष्ठी आ गई है, तो मे बी इसके ऊपर का कोई वर्ड आ सकता है ना। इसके बाद कालिदास की बुक है, एंड ऑथर ऑफ कालिदास ने भी अपनी बुक में, और नरद स्मृति में भी लिखा हुआ है 1/6 लैंड रेवेन्यू था, वो 1/6 था प्रोड्यूस का, तो वो भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये सोर्स है एक्चुअल में बात करूँ तो, ये उद्रंग या फिर भाग किस तरह से कलेक्ट करते थे उसका सोर्स है। उसके बाद सोसाइटी की बात करूँ तो फ्यूडलिस्टिक थी। फ्यूडलिज्म के बारे में मैंने पहले भी बताया है ना। तो मतलब ये लोग भी अपने से नीचे वाले को कुछ लैंड के ग्रांट्स देते थे। जैसे ब्राह्मण्स को जब ये ग्रांट देते थे तो बोलते थे ब्रह्मदेय, कभी कभी यहाँ पे ई भी लिखा होगा या आई लिखा हो, तो दिस इज ब्रह्मदेय या फिर अग्रहार्स, ठीक है, अग्रहार या फिर ब्रह्मदेय। इसके अलावा ये कई सारे ऑफिसर्स को भी ग्रांट देते थे, तो मतलब ब्राह्मण्स को भी देते थे और फ्यूडल चीफ्स या फिर ऑफिसर्स को भी देते थे। अब ऑफिसर्स को जब ग्रांट देंगे तो क्या बन जाएंगे? फ्यूडल चीफ्स बन जाएंगे, और ये उनके क्या बन जाएंगे? फ्यूडल लॉर्ड बन जाएंगे। वुमेन की पोजीशन के बारे में बात करूँ या फिर शूद्र की पोजीशन के बारे में बात करूँ, थोड़ी सी इंप्रूव होगी। इस टाइम पे वो बैठ के पढ़ तो नहीं सकते पुराण, बट एटलीस्ट सुन सकते हैं पुराण के बारे में, रामायण महाभारत। इससे पहले देवर एवर नॉट अलाउड, और कृष्णा की वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। पर लोअर आप देखो तो सती सिस्टम प्रेवलेंट होगा, चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करेगी। ऑल्सो अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे, प्रॉपर्टी सारी की सारी किंग की ही होगी। लैंड राइट्स नहीं होगी, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, अनटचेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चंडाल और अंत्यज नाम से कुछ लोगों को आउटकास्ट बुलाया जाएगा। ये 4 वर्ण जो थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उनसे भी नीचे होंगे, कास्ट से ही बाहर होंगे, वर्ण सिस्टम से ही बाहर होंगे, और इनको विलेज के सेटलमेंट में जगह भी नहीं मिलेगी, इनको विलेज के बाहर रहना होगा। और इनफैक्ट ऐसा भी माना गया है, फाहियान के टेक्स्ट से समझने को मिलता है कि ये लोग जब विलेज के अंदर एंटर करते थे ना, तो इनको कुछ ऐसे नॉइज बजानी होती थी ताकि जो बाकी विलेज के लोग हैं वो सब अपने घरों के अंदर चले जाए, क्योंकि वैसे तो इनको अलाउड ही नहीं था विलेज के अंदर एंटर करना, बट मान लो इफ इन केस ये एंटर कर रहे हैं तो इनको आवाज देके ही एंटर करना होता था। हमने देखा कि ये काफी टॉलरेंट किंग्स थे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस थी, काफी रिलीजन्स के रहते थे, जैसे वैष्णवाइट, शवाइट के कई सारे टेम्पल्स इस टाइम पे बने। हमने देखा था बुद्धिस्ट टेम्पल भी बोध गया में बना। तो टॉलरेंट थे, एकोमोडेटिव थे। पुराण, महाभारत और रामायण का जो एक्सपेंशन हुआ है इस टाइम पे हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें और एक्सटेंड करके इसमें लिखी गई है। भगवती मतलब विष्णु वर्शिप को भी इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। फाहियान की ऑब्जर्वेशन, ऐसा हो सकता है ना कि फाहियान के जो टेक्स्ट है या फिर मतलब फाहियान की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए तो हो सकता है 100 वर्ड्स में आपको कभी लिखने को आए, तो आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर? कुछ बॉर्डर पॉइंट्स है, जैसे उन्होंने मगध और पाटलिपुत्र को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा। इनफैक्ट उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाला नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के जो किंग था उसके थ्रोन को बहुत ही ब्यूटीफुल है इस तरह से डिस्क्राइब किया है। इसके बाद उन्होंने बोला कि अपने टेक्स्ट में कि थेफ्ट और बर्गलरी वेरी रेयर थी। हालांकि थी ही, क्योंकि उनको खुद को ही कई बार फाहियान जब जा रहे थे मगध और पाटलिपुत्र, रास्ते में उनको खुद को ही कई बार लूटा गया। वेजिटेरियन थे लोग, नॉन वायलेंस थे, कास्ट सिस्टम तो था ही, हमने देखा चंडाल्स वगैरह इन सब के बारे में थी, तो मतलब अनटचेबिलिटी भी थी, स्लेवरी भी थी, विष्ठी है ना, फोर्स लेबर, तो वो स्लेवरी ही तो हुई, फोर्स लेबर है तो मतलब स्लेवरी ही है। देखो जहाँ पे सती सिस्टम, सती होगा वहाँ विडो रीमैरिज तो वैसे ही अनफेवरेबल है ना, तो ये तो इट इज़ लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जहाँ सती सिस्टम प्रेजेंट है वहाँ विडो रीमैरिज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद प्रेवलेंस है देवदासी सिस्टम का, और मल्टी रिलीजियस तो हमने देख ही लिया, हिंदुइज्म को फॉलो करे थे, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी? तो कालिदास ने लिखी। विक्रमोर्वशी कालिदास, रघुवंशा
इट इज़ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव और मेघदूत। मालविका अग्निमित्र के बारे में हमने अग्निमित्र शुंगा डायनेस्टी में पढ़ा है, अगर देखना हो तो वहाँ पे जाके दोबारा से देख सकते हो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। मुद्रा राक्षस बेसिकली चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। मौर्यन डायनेस्टी तब खत्म हो चुकी थी पर इन्होंने बाद में लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम हमने अभी बात करी, रामगुप्त के बारे में है, चंद्रगुप्त 2 की स्टोरी है। शूद्रक ये वैसे किंग थे बट किंग के हिसाब से इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, पर पोएट बहुत फेमस रहे, जैसे मृच्छकटिका, क्लेकार्ट, ठीक है। और ऐसे इन्होंने अभान, एक शॉर्ट मोनोलॉग, वो भी इन्होंने लिखा है। भट्टी की है भट्टी काव्य, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भट्टी काव्य इज बेसिकली रावण वध के ऊपर एक स्टोरी। व्यास की व्यास भाषा, ये योग की फिलॉसफी के ऊपर है। तो आप देख सकते हो गोल्डन पीरियड तो है ही ना, योगा के बारे में लिख रहे हैं, छोटी छोटी स्टोरीज लिख रहे हैं। इनके किंग क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की तरफ बहुत इंक्लाइंड है तो अपने आप को कविराज का टाइटल भी दे रहे हैं। इसके बाद मैथ्स में भी इस टाइम पे खूब सारा एडवांसमेंट हुई। तो जैसे आप देखोगे आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टी है या फिर आर्यभट्टियम, कभी कभी लास्ट में एम लगा देता है, पता तो चल ही जाएगा आर्यभट्ट पहले लिखा हुआ है। तो आर्यभट्ट में आपको देखने को मिलेगा आर्यभट्टियम में साइन और कॉस के बारे में काफी सारी इन्वेंशन है। हम जो आज पढ़ते हैं सोचो वो आर्यभट्ट ने उस टाइम पे ही डिस्कवर कर लिया था। और आर्यभट्ट की और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो जीरो का कॉन्ट्रीब्यूशन, जीरो इन्वेंट किया इन्होंने, डेसिमल सिस्टम इन्वेंट किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद वराहमिर आर्यभट्ट के बाद आए, ये भी एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन भी है। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, पंच सिद्धांतक और बृहद संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। पंच सिद्धांतक में 5 सिद्धांत देते हैं और बृहद संहिता में भी ये बताते हैं कि प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से लोगों की लाइफ पे क्या, तो एस्ट्रोनॉमर है ना, यही तो बताएंगे कि प्लैनेट कैसे मूव करेगा, उसमें आप लोगों की लाइफ पे, मैरिड लाइफ हो गई, एजुकेशन वाली लाइफ होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं एक और मैथमेटिशियन के बारे में ही यहाँ पे बताना चाहूँ तो थे ब्रह्मगुप्त। इस टाइम पे नहीं है, गुप्ता टाइम पे नहीं है, बाद में आएंगे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भी जो है ये लिखेंगे ब्रह्मफूट सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मफूट सिद्धांत। और ब्रह्मफूट सिद्धांत में भी ये जो आर्यभट्ट का जीरो का सिस्टम है इसको और ज्यादा एनहांस करेंगे, साइन कॉस सिस्टम को और ज्यादा एनहांस करेंगे। और इसके अलावा पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ी है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का मतलब एक रिलेशन फॉर्म करते हैं, तो वो भी ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मफूट सिद्धांत में ही लिखी है। इसके बाद चेस के गेम का, जिसको चतुरंग कहते हैं, उसका इन्वेंशन भी इसी टाइम पे हुआ है। तो आप देख सकते हो गोल्डन एज क्यों ही कह रहे हैं, क्योंकि काफी सारी इन्वेंशन हुए। जीरो का इन्वेंशन तो ऑब्वियसली सबसे बिगेस्ट इन्वेंशन है। गुप्ता एम्पायर की मैं बात करूं कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ, देखो सब कुछ तो सही चल रहा था, तो डिक्लाइन क्यों हुआ, तो हमने देखा हुन्स आ गए थे, हुन्स ने काफी सारे इन्वेजन किए। तो ऐसे ही आप देखोगे फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि जब भी कहीं पे इन्वेजन होता है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो ट्रेड तो हो नहीं पाएगा। तो ये कुछ मैप है जिसके थ्रू मैंने कोशिश करी समझाने की कि हुनाज आए किस तरफ से थे। वकाटक के बारे में, काल्बनाज हम पढ़ चुके हैं, वकाटक के बारे में हम कल की क्लास में देख लेंगे। देखो जो पॉलिटी होगी ना, इनकी डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी होगी। तो मतलब जैसे हमने बात की थी कि भुक्ति विच वॉज अ प्रोविंस, फिर उसके नीचे विश्व, विधि और ग्राम। अब क्या होगा जब आप फ्यूडल लॉर्ड हो गए, मतलब अपना ग्रांट्स देते रहोगे नीचे वालों को, तो वो क्या होंगे, उन पावरफुल होते जाएंगे, फिर वो अपने आप को असर्ट करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि उनकी खुद की ही डायनेस्टी स्टार्ट हो जाए। इस केस में क्या होगा, कोई अगर पावरफुल किंग नहीं होगा, जिसकी परमानेंट आर्मी रहे, जिसकी परमानेंट हो, प्रोफेशनल आर्मी हो, तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाला जो उसका फ्यूडल लॉर्ड होगा, जो कि वो ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। और इसी तरह आप देखोगे गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हम देखेंगे वकाटक आए थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद और भी कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स आए। हम ये किंगडम्स पढ़ने के बाद एक हर्षवर्धन की राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के साथ हम इस एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स को खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है एट मैक्स 2 to 3 क्लासेस, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर लगा हो कि कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज टेलीग्राम का चैनल है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, आप वहां जाके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।